हे फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सेक्शन 92 जो कि एनुअल रिटर्न के बारे में बताता है ये पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 92 क्या कहता है? एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एन एनुअल रिटर्न, और वो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, जो कि जो कि कंपनीज एक्ट 2033 प्रिस्क्राइब करती है। उसी फॉर्म में एनुअल रिटर्न को बनाना चाहिए, जो कि सेक्शन 92 कहता है। और ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं हो रही है, किसी एक कैटेगरी की कंपनी की बात नहीं है, एवरी कंपनी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और एनुअल रिटर्न का कंटेंट के बारे में देखते हैं। तो एनुअल रिटर्न का कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए? एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस होना चाहिए। प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज, क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज वगैरह कंपनी कर रही है, मतलब एक कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एनुअल रिटर्न एक कंपनी का किसी एक कंपनी का बन रहा है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आखिरकार बनाना तो सबको पड़ता है, इसीलिए कोई ना कोई कंपनी, हर कंपनी बनाएगी। तो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज क्या है उस कंपनी की? पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनीज, होल्डिंग सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनी का भी जो पर्टिकुलर्स है, इंफॉर्मेशन है, उसको भी एनुअल रिटर्न में जगह देना आवश्यक है। शेयर्स, डिवेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज के बारे में भी एनुअल रिटर्न में जिक्र होना चाहिए कि क्या कितने शेयर्स हैं, डिवेंचर्स कितने इशू किए गए हैं, अदर सिक्योरिटी किन किन प्रकार के सिक्योरिटीज को कंपनी इशू करके रखी हुई है। इनडेटनेस, इनडेटनेस मतलब होता है ऋण, कंपनी ने कहाँ कहाँ से लोन ले रखा है, इस बारे में भी कंपनी को बताना है। कहाँ? एनुअल रिटर्न में। मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, अपने मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स वगैरह, और डिबेंचर होल्डर्स के बारे में भी जिक्र करना है। जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है, उसको भी अगर हो सके तो अटैचमेंट में डाल देना है, तो इनके बारे में भी बताना है। प्रमोटर्स, कौन प्रमोटर्स है कंपनी के, डायरेक्टर्स कौन है अभी प्रेजेंटली, क्योंकि डायरेक्टर्स के रोटेशन होते रहते हैं, तो प्रेजेंट डायरेक्टर्स के बारे में भी बोलना है, दिखाना, उसमें मेंशन रहना चाहिए एनुअल रिटर्न में। केएमपी मतलब होता है की मैनेजरियल पर्सनल्स, की मैनेजरियल पर्सनल्स के भी नाम होने चाहिए, उनके सब कुछ डिटेल्स होने चाहिए, क्वालिफिकेशन वगैरह। रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स एंड केएमपी, क्या रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है डायरेक्टर्स और केएमपी को, इस बारे में भी होना चाहिए कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिटर्न में। अदर मैटर्स, और अदर मैटर्स यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि कंपनीज एक्ट लॉ मेकर्स जो हैं वो अपना स्कोप रखना चाह रही है कि कुछ और भी कंटेंट्स अगर चाहे तो एक्ट मांग सकती है, इसीलिए अदर्स मैटर्स नाम से एक क्लॉज डाल के रख दिया गया है इसमें कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिटर्न में। आगे हम लोग देखेंगे कि एनुअल रिटर्न जो कंपनी, एवरी कंपनी जो सबमिट कर रही है, वो प्रिपेयर कर रही है, वो साइंड किसके द्वारा होना चाहिए, किसके द्वारा साइंड होना चाहिए एनुअल रिटर्न? तो डायरेक्टर एंड अ सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा साइंड होना चाहिए एनुअल रिटर्न। सॉरी, एक डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर्स के द्वारा और कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा साइंड होना चाहिए। अगर कंपनी में कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो फिर प्रैक्टिसिंग सीएस से हम लोग साइन करवा लेंगे। और अगर कोई ओपीसी है, मतलब 1% कंपनी या स्मॉल कंपनी है, तो फिर उसमें एक सीएस या एक डायरेक्टर से साइन करवा लेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ओपीसी और स्मॉल कंपनी नहीं, अन्य कंपनियों की जब मैं बात कर रहा हूँ तो डायरेक्टर एंड सीएस लिखा गया है, लेकिन ओपीसी और स्मॉल कंपनी की मैं जब बात कर रहा हूँ तो सीएस और डायरेक्टर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि यही जो मैं आपको बता रहा था कि कोई नॉर्मल कंपनीज जो हैं, जो कि ओपीसी स्मॉल कंपनीज नहीं है, उसमें एंड लिखा गया है, यहाँ पे और लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों से साइन करवाना पड़ेगा, यहाँ पे किसी एक से भी साइन करवा लेंगे तो चलेगा। कंपनी, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी।
आगे बढ़ते हैं। कंपनी है आरओसी को एनुअल रिटर्न विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ एजीएम, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग जब भी कंपनी का होता है, मान लो आज एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी का हेल्ड हो रहा है, तो उसके विद इन 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी जो है आरओसी को एनुअल रिटर्न फाइल करेगी। अगर मान लो एजीएम किसी भी वजह से हेल्ड नहीं हो पाता है, तो जिस दिन ऑट टू बी हेल्ड होने का दिन था, मतलब जिस दिन वो होता, एजीएम का भी हेल्ड होने का एक दिन होता है, वो आप सबको पता होगा क्योंकि आप कंपनीज एक्ट के स्टूडेंट हैं। तो उसी तरह से अगर जब कैलकुलेट करके एजीएम का दिन निकलता है, उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी को आरओसी के पास एनुअल रिटर्न फाइल कर देना है। अब आता है हमारा अमेंडमेंट वाला सेक्शन, और अमेंडमेंट में ज़्यादा कुछ अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट है सिर्फ और सिर्फ जो पेनल्टी है, कंटिन्यूइंग फेलियर का पेनल्टी है, इनमें लिमिट्स में अमाउंट में कुछ चेंजेस आए हैं, वो है, देखते हैं क्या। इफ कंपनी फेल्स टू फाइल एनुअल रिटर्न विद इन टाइम, मतलब समय रहते रहते, मतलब 60 दिन के अंदर अंदर अगर कंपनी फाइल नहीं करती है जब एजीएम हुआ था या फिर होना था उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर, तो फिर कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पेनल्टी चुकानी पड़ेगी 50,000 रुपीज की। और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है, तो ₹100 पर डे, जो कि मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकता है। मतलब अगर ₹100 पर डे कैलकुलेट करते जाएंगे तो जो कि मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकता है, इतना पेनल्टी चुकाना होगा किसको? कंपनी को, और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को। कब? अगर कंपनी फेल कर जाती है एनुअल रिटर्न विद इन टाइम सबमिट करने से। कंपनी को 60 डेज के अंदर अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करना था। 60 डेज, कब से 60 डेज? तो एजीएम जिस दिन हेल्ड हुआ या फिर जिस दिन हेल्ड होना था उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर। लेकिन कंपनी फेल कर गई तो फिर उसको पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। ये अमेंडमेंट है जो कि मई 2020 के लिए एप्लीकेबल है, मई 2020 के लिए, सॉरी, और एप्लीकेबल है। सो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसे देखना है और पक्का याद करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में आई एम श्योर कि हो सकता है ये पूछा जाए। चलो, वेरी वेरी थैंक यू, हैप्पी स्टडी। बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करें वीडियोस को एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।